अब हमारे पास है लेक्टिन पाथवे। अब लेक्टिन पाथवे किस तरह एक्टिवेट होगा, लेक्टिन पाथवे क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। Lectin pathway is activated after recognition of carbohydrates on the surface of bacteria by recognition molecule including menin binding lectin, peculins and CL11। इसका मतलब ये हुआ कि पिछला जो हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ये जो क्लासिकल पाथवे, उसमें हमने ये पढ़ा कि ये तब एक्टिवेट होगा जब बैक्टीरियल सेल के ऊपर एंटीबॉडीज़ होगा। तब यहाँ पर एक्टिवेशन लेक्टिन पाथवे या MBL पाथवे, मेनन बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे भी हम इसको कहते हैं, ये तब एक्टिवेट होगा जब बैक्टीरियल सेल के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स होगा, तो तब ये एक्टिवेट होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन भी हो सकते हैं, पेकोलिन्स भी हो सकते हैं, CL11 ये भी हो सकता है। अगर ये पाथवे होगा तो तब ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, दिस पाथवे कैन रिकग्नाइज एंड किल पैथोजन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी। तो वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि ये आपके पास एंटीबॉडी पे डिपेंड नहीं करता, एंटीबॉडी के बगैर ही ये बैक्टीरियल सेल या किसी भी पैथोजन को किल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, MBL, पेकोलिन्स एंड CL11 कैन रिकग्नाइज वाइड रेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द पैथोजन सरफेस। इनका मतलब ये हुआ कि ये जो MBL, फेकोलिन्स और CL11 जो है ये बिल्कुल आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये आपके पास पैथोजन पर लार्ज अमाउंट ऑफ पाए जाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं आफ्टर रिकग्निशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स MBL, फेकोलिन एंड CL2 MBL एसोसिएट सेरीन प्रोटीज एंड एक्टिव। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास ये कार्बोहाइड्रेट्स रिकग्नाइज हो जाते हैं तो आपके पास एक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है जिसको हम कहते हैं, या एंजाइम जिसको हम कहते हैं MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीज। ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं और ये इस कार्बोहाइड्रेट्स को पकड़ लेते हैं। लेक्टिन पाथवे में ये प्रोटीन एक्टिवेट होकर इस कार्बोहाइड्रेट को पकड़ लेते हैं। जब जैसे ये पकड़ लेते हैं तो इसके एक्टिवेशन के साथ साथ फिर आपके पास मज़ीद C4 एक्टिवेट होता है, वो फिर दो में डिवाइड हो जाए, C4A, C4B में। तो ये किस तरह डिवाइड होता है, ये जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन C4 को दो में डिवाइड करता है। इसी तरह C2 को भी दो में डिवाइड करते हैं, C2A, C2B में से। फिर इसी तरह जो पिछला हमने पढ़ा क्लासिकल पाथवे में, इसी तरह यहाँ पर भी C4B, C2A क्या करते हैं, वो C3 कन्वर्टेज के तौर पर काम करते हैं। मतलब ये हुआ कि लार्ज अमाउंट ऑफ C3 प्रोटीन आकर बाइंड हो जाते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और इसी तरह फिर क्या होता है, आपके पास ये जो है एक्ट एज अ ये सेल अब जो है फेगोसाइट सेल्स के लिए बिल्कुल तैयार है, तो फेगोसाइट सेल आकर इसको इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक C3 कन्वर्टेज का ये मतलब हुआ। अब ये डायग्राम अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाऊं तो ये आपके पास वो प्रोटीएस है। ठीक है, MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएस है 2। अब सबसे पहले C4 प्रोटीन आकर इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। बाइंडिंग की वजह से ये दो में डिवाइड हो जाते हैं। इसका ये जो पोर्शन होता है बैक्टीरियल सेल पर आ जाता है C4 वाला, C4B वाला, और C4A वाला पोर्शन रिलीज आउट हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है फिर C2 आ जाते हैं, C2 भी इसके साथ जैसे ही बाइंड हो जाते हैं ये भी दो में डिवाइड होता है। ठीक है, C2A पोर्शन जो है वो C4B पोर्शन के साथ अटैच हो जाता है और C2B पोर्शन जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। फिर इसी तरह ये जो तीसरा प्रोटीन है, अब ये जो होता है ये फिर रिलीज आउट हो जाता है। लास्ट में सिर्फ आपके पास ये दो बच जाते हैं, इस दो के साथ ये C3 या अब ये दो जो है C4B, C2A एक्ट एज अ C3 कन्वर्टेज। मतलब ये हुआ ये C3 को कन्वर्ट करते हैं दो में, ये देखो C3A में और C3B में। C3B इनके साथ मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और C3A जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। अब ये जो C3A जैसे रिलीज आउट हो जाते हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ C3 प्रोटीन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आप देख सकते हैं C3B प्रोटीन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये देखो। नेक्स्ट पर ये होता है ये जो दो प्रोटीन ये C4 और C2B और C4A एक्ट एज अ एनाफिलाटॉक्सिन, मतलब फेगोसाइटिक सेल को फिर अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ यूं लेक्टिन पाथवे में आपके पास अमल होता है।